हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनु शर्मा। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक में हम संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी कि VSEPR सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं। VSEPR सिद्धांत होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर हम किसी अणु की ज्यामिति, उस अणु की ज्यामिति में होने वाला परिवर्तन, उस अणु के अंदर बंद युग्म और एकाकी युग्म और अणुओं के अंदर बंद कोण के बारे में चर्चा करेंगे। इन सब चीज़ों की हम डिस्कस करेंगे। तो 1940 में ये सिद्धांत सिडविक एवं पावेल ने दिया था और 1957 में नाइलॉम एवं गिलेस्पी ने इसको संशोधित किया था। तो इस सिद्धांत के आधार पर अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी अणु के जो किसी भी अणु के अंदर जो केंद्रीय परमाणु होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि अणु की आकृति क्या होगी। दूसरा पॉइंट है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो केंद्रीय परमाणु होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर समान आवेश ऋणावेश होने के कारण उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और उस प्रतिकर्षण बल के कारण ही अणु की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं जिससे उनमें प्रतिकर्षण बल कम से कम हो जाए। यानी जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और अपने आप को इस तरीके से स्थित कर लेंगे कि उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो है वो न्यूनतम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एक एकल सुपर युग्म समझा जाता है। यदि अणु की 2 या 3 अनुनादी संरचनाएं होती हैं तो VSEPR सिद्धांत प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। कुछ अणु जो होते हैं उनमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद के कारण जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है वो परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर VSEPR सिद्धांत फिर भी लागू होता है। उन सहसंयोजी अणुओं की ज्यामिति सममित होती है जिनके केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के केवल आबंध युग्म उपस्थित होते हैं। यानी कि यदि केंद्रीय परमाणु के ऊपर कोई एकाकी युग्म लोन पेयर नहीं है और केवल आबंध युग्म है तो उसकी अणु की संरचना जो है वो सममित होती है। और अगर सहसंयोजी अणुओं के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म भी उपस्थित होता है, लोन पेयर भी उपस्थित होता है, तो उस केस में अणु की ज्यामिति सममित नहीं होती है, अणु की ज्यामिति में असम्मिति आ जाती है। अणुओं की ज्यामिति में असम्मिति लोन पेयर एकाकी युग्म के प्रतिकर्षण के कारण होती है। यानी कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के ऊपर लोन पेयर एकाकी युग्म उपस्थित होने के कारण उन एकाकी युग्म में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस प्रतिकर्षण बल के कारण ही अणु की ज्यामिति में असम्मिति आ जाती है। यहाँ पर देखते हैं प्रतिकर्षण बल का क्रम क्या होता है। लोन पेयर यानी एकाकी युग्म और एकाकी युग्म के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर यानी कि एकाकी युग्म और बंद युग्म के प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर एकाकी युग्म बंद युग्म के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर यानी जो आबंध इलेक्ट्रॉन होते हैं और आबंध इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा होता है। अब VSEPR सिद्धांत के दोष देखते हैं। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि यह केवल सहसंयोजी अणुओं के ऊपर लागू होता है। यह सिद्धांत आयनिक अणुओं के ऊपर लागू नहीं होता है। इस सिद्धांत के द्वारा विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र युक्त अणुओं की आकृति को नहीं समझा जा सकता है और इस सिद्धांत के द्वारा कुछ संक्रमण धातु जटिलों की आकृति निर्धारित नहीं की जा सकती है। सहसंयोजी आबंध के संबंध में आधुनिक विचार। इस VSEPR सिद्धांत के बाद में सहसंयोजी आबंध को समझाने के लिए और अन्य बहुत सारे सिद्धांत आए। उनमें से पहला है संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT और संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT फर्स्ट नंबर। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1927 में हिटलर एवं लंदन ने प्रस्तुत किया था और 1930 में पॉलिंग एवं स्लेटर ने संशोधित किया था।
संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में मुख्य रूप से दो धारणाएं हैं। पहली है हिटलर लंडन सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वो एक एक करके समझ लेते हैं। जब आबंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तभी सहसंयोजक आबंध बनता है। यानी कि सहसंयोजक आबंध बनने के लिए दोनों परमाणुओं के बीच में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो परमाणुओं के बीच में कोई बंध नहीं बनता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध तभी बन सकता है जबकि उनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि अगर चक्रण दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है एक दिशा में हो जाता है तो परमाणुओं के बीच में बंध नहीं बनता है। और ए का चक्रण अगर ऊपर की तरफ है तो बी का चक्रण नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी दोनों परमाणुओं के बीच में ए और बी के बीच में बंध बन पाएगा। अगर चक्रण दोनों का एक ही दिशा में हो जाता है तो दोनों परमाणुओं के बीच में बंध नहीं बन पाता है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म सदैव अपने बंधित परमाणुओं के बीच में स्थानीयकृत रहता है। यानी कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है और एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के विनिमय से उत्पन्न विनिमय बल द्वारा बंधित परमाणुओं की स्थिति ऊर्जा पहले से कम हो जाती है एवं अणुओं का स्थायित्व बढ़ जाता है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, विनिमय होते हैं, एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं तो उस बंध के बनने के फलस्वरूप जो परमाणुओं की स्थायित्व ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। परमाणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है और परमाणु का जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में दूसरा जो मुख्य अवधारणा है वो है पोलिंग स्लेटर सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वो एक एक करके समझ लेते हैं। आबंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोशों के वे कक्षक जिनमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अतिव्यापन कर लेते हैं। यहाँ पर जो पोलिंग स्लेटर ने सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने अतिव्यापन शब्द इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि जो परमाणुओं की बाह्यतम कोशों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के साथ अतिव्यापित हो जाते हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, जिससे इन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बन जाता है। यानी यहाँ पर अतिव्यापन ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट आ जाती है। तत्व की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसकी संयोजकता उतनी ही होती है। किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में हम जानते हैं कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाती है। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता 5 हो जाती है। यदि मूल अवस्था में किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वह परमाणु उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षकों से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रोन्नत हो जाते हैं। यहाँ पर ये समझना जरूरी होता है, मूल अवस्था का मतलब होता है जब तक कि परमाणु कोई बंध नहीं बनाता है, और जैसे परमाणु बंध बनाता है तो अगर उसकी बाह्यतम कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अयुग्मित नहीं होते हैं, तो परमाणु जो होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कर लेता है। अयुग्मित इसलिए कर लेता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बना पाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाएंगे। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रोन्नत हो जाते हैं, चले जाते हैं। दोनों परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक इस प्रकार एक दूसरे के निकट आते हैं कि अतिव्यापन अधिकतम हो। यानी कि कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा बनने वाला आबंध भी उतना ही प्रबल होता है। यानी कि एक प्रबल बंध बनाने के लिए दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अतिव्यापन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और जिससे कि एक प्रबल बंध का निर्माण हो। अतिव्यापन से बना इलेक्ट्रॉन अब दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीयकृत हो जाता है और अनुनाद के द्वारा आबंध की प्रबलता बढ़ जाती है। यानी कि अगर अणु में अनुनाद संभव होता है तो बंध की जो प्रबलता होती है, बंध की जो मजबूती होती है वो ज़्यादा हो जाती है। परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अतिव्यापन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अतिव्यापन क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
यानी संयोजक आबंध सिद्धांत के अनुसार जब कोई अणु का निर्माण होता है तो परमाणुीय कक्षक आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस कक्षकों के मिलने के प्रक्रम को हम अतिव्यापन कहते हैं। और ये अतिव्यापन जितना ज़्यादा होता है, जो बंद होता है, हमारा बॉन्ड होता है, वो उतना ही मजबूत होता है। और अतिव्यापन अगर कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, वीक होता है, तो बंद जो होता है उतना ही कमज़ोर होता है। अब हम अतिव्यापन के आधार पर समझेंगे बंध निर्माण किस तरीके से होता है। और अतिव्यापन के आधार पर जो दो प्रकार के बंध बनते हैं, उनमें पहला बंध होता है सिग्मा आबंध, सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे होता है? दो परमाणुओं के मध्य एकल आबंध जो उन परमाणुओं के दो कक्षकों के अपने अक्षों द्वारा अतिव्यापन द्वारा बनता है। यानी जब कक्षक अपने अक्षों के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं, तो इस प्रकार बने बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा आबंध कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सबसे अधिक होता है। और यह जो सिग्मा बंध होता है यह निम्न प्रकार से बनता है। किस किस तरीके के अतिव्यापन होते हैं? पहला अतिव्यापन होता है एस एस अतिव्यापन, यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है, जब दो परमाणुओं के एस कक्षक परस्पर अतिव्यापन द्वारा आपस में एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होते हैं तो हम उसको एस एस अतिव्यापन कहते हैं। और इससे बना सिग्मा बंध एस एस आबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन अणु को देखेंगे। हाइड्रोजन अणु का निर्माण किस तरीके से होता है? H और H, हाइड्रोजन अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो एक परमाणु का 1s कक्षक और दूसरे परमाणु का 1s कक्षक, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाते हैं। और ये जो बीच में क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम अतिव्यापित क्षेत्र। और इस अतिव्यापन को बोलते हैं एस एस अतिव्यापन। और यहाँ पर इस तरीके से H2 अणु का निर्माण हो जाता है। फाइनली ये दोनों कक्षक जो हैं मिलके एक कक्षक हो जाते हैं और इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। दूसरा अतिव्यापन होता है पीपी अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन का मतलब होता है दो पी कक्षक अपने अक्षों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अतिव्यापित होते हैं, जिसको हम पीपी अतिव्यापन कहते हैं। और इसका उदाहरण होता है F2 का अणु, फ्लोरीन का अणु। अब देखते हैं किस तरीके से पीपी अतिव्यापन द्वारा फ्लोरीन अणु का निर्माण होता है। यहाँ पर फ्लोरीन का 2p कक्षक बाह्यतम कक्षा, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास p कक्षक में, बाह्यतम p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्लोरीन परमाणु, और दूसरे फ्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षक p में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इस तरीके से अतिव्यापित होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का विपरीत चक्रण प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। और फाइनली ये दोनों कक्षक इस तरीके से मिल जाते हैं और ये F2 का अणु का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर बीच में जो अतिव्यापी क्षेत्र है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चक्रण में होते हैं और इस प्रकार के अतिव्यापन को बोलते हैं पीपी अतिव्यापन। sp अतिव्यापन, इस प्रकार के अतिव्यापन में एक s कक्षक होता है और दूसरा p कक्षक होता है और इसका उदाहरण होता है HF अणु का निर्माण। यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन का 1s कक्षक होता है जो कि s कक्षक को प्रदर्शित करता है और फ्लोरीन का 2p कक्षक होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों कक्षक आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं और विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रदर्शित करते हुए इस तरीके से HF अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो कक्षक इस्तेमाल होते हैं आबंध बनाने में वो S और P कक्षक होते हैं और इस अतिव्यापन को बोलते हैं sp अतिव्यापन। दूसरे नंबर का बंध बनता है पाई बॉन्ड, पाई आबंध। दो p कक्षक या p व d या d कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन के फलस्वरूप जिस बंध का निर्माण होता है उसको हम पाई बंध कहते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं हम दोनों पी कक्षकों को किस तरीके से दिखाया है। लेटरल उनकी पार्श्व भुजाएं दिखाई हुई हैं और पार्श्व भुजाएं इस तरीके से आपस में मिलती हैं और फाइनली ये इस तरीके से आपस में बंध का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अंतर्नाभिकीय अक्ष पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो शून्य होता है। नाइट्रोजन अणु का देख सकते हैं हम किस प्रकार से नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है और इनमें पार्श्व अतिव्यापन होता है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन परमाणु हमने लिया हुआ है, ये नाइट्रोजन परमाणु के कक्षक हैं, ये दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के कक्षक हैं। यहाँ पर Px, Py और Pz तीनों कक्षकों को अलग अलग दिखाया हुआ है। इधर भी Px, Py, Pz तीनों कक्षकों को अलग अलग दिखाया हुआ है। नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण प्रदर्शित करते हुए अपने अक्ष के थ्रू मिलते हैं Px, तो यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और इसके अलावा Py और Pz कक्षक जब आपस में एक दूसरे के साथ पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो पाई बंध का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये जो लोब दिखाई दे रही है आपको Py, Pz एक दूसरे के 90 के एंगल पे होती हैं, बोर्ड के प्लेन में पीछे की तरफ होती हैं। तो इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध का निर्माण होता है वो N ट्रिपल बॉन्ड N बंध का निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु के बीच में 3 बंध है। बीच वाला आबंध सिग्मा है और ऊपर और नीचे वाला दोनों पाई आबंध है। तो बीच वाला आबंध जो होता है वो अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है और ऊपर और नीचे वाला जो आबंध है वो पाई अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है। एकल, द्वि और त्रि आबंधों में सिग्मा एवं पाई बंध किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिग्मा बंध का निर्माण अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है और पाई बंध का निर्माण पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा होता है। तो किसी भी अणु के अंदर जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सबसे पहले उनको हम काउंट कर लेते हैं। दो परमाणुओं के बीच में जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उन सबको हम सिग्मा बंध कहते हैं और सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वे पाई बॉन्ड काउंट किए जाते हैं। 2-3 उदाहरणों से हम देखते हैं कि किसी अणु के अंदर परमाणुओं के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड का किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पर मैंने CH4 का अणु, मीथेन के अणु का बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिंगल बॉन्ड हैं। ये बॉन्ड सिंगल है, ये बॉन्ड सिंगल है, ये बॉन्ड सिंगल है और ये बॉन्ड सिंगल है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 1, 2, 3, 4 हैं, तो इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। दूसरा अणु देखते हैं। यहाँ पर हमने C2H4 की संरचना बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड हैं। तो सिंगल बॉन्ड 1, 2, 3, 4 और ये वाला जो पहला बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड हो गए सिग्मा बॉन्ड और एक जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो हो गया 1 पाई बॉन्ड। यानी कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो आ जाते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर इस संरचना के अंदर देखते हैं C2H2 के अंदर यानी कि इथाइन एसिटिलीन का अणु है। इसमें हम देखते हैं कि 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब 3 सिग्मा हो गए हैं। और ये डबल और ये तीसरा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है। इसमें पहला बॉन्ड जो है वो तो सिग्मा हो जाएगा। तो इस तरीके से 1, 2, 3 ये 3 सिग्मा हो जाएंगे और दूसरा और तीसरा जो है यानी कि दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी अणु के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेंजीन के अणु में देख सकते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो किसी भी अणु के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसकी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बेंजीन रिंग को बना लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके अलावा 7, 8, 9, 11, 7, 8, 9, 10,
11 और 12, यानी कि इसके अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड है। बेंजीन के अणु के अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड हैं, जो सिंगल बॉन्ड हैं, जो कि अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा बने हुए हैं, उन सबको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं डबल बॉन्ड कितने हैं। दूसरा बंद 1 2 3, तो 3 बॉन्ड जो हैं, 3 बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। किसी भी अणु के अंदर हम इन तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कक्षकों के समान अक्ष पर अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। अक्षीय अतिव्यापन क्या होता है, मैंने बता दिया है कि अपने अक्ष के द्वारा जब कोई कक्षक आपस में मिलते हैं बंध निर्माण के लिए, उसको हम बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। दूसरा होता है पाई बॉन्ड, जो है पार्श्व अतिव्यापन से मिलता है, यानी कि अपनी अक्ष के अलावा पार्श्व भुजाओं के द्वारा जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं बंध बनाने के लिए, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को हम पाई अतिव्यापन या पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं, और इसमें पाई बंध का निर्माण होता है। दूसरा सिग्मा बंध जो होता है ये अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है, और अक्षीय अतिव्यापन जो होता है ज़्यादा होता है पार्श्व अतिव्यापन की तुलना में, तो सिग्मा बंध प्रबल होता है और पाई बंध जो होता है वो दुर्बल होता है। इसमें सिग्मा बंध पहला आबंध, किसी भी परमाणुओं के बीच में जो पहला आबंध होता है, यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर हम जानते हैं कि अधिकतम बंध कितने बन सकते हैं, 3 बंध बन सकते हैं अधिकतम एक साथ, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो किसी भी बंध के अंदर जो पहला बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है, और उसके अलावा दूसरा और तीसरा बंध जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। इसके अंदर नोडल तल नहीं पाया जाता है। नोडल तल वह तल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, और इसके अंदर नोडल तल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर सिग्मा आबंध संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से भी बन सकता है, जबकि पाई आबंध संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से नहीं बनते हैं, यानी कि पाई आबंध जो होते हैं प्योर शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, यानी कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या कमियां थी। और सबसे पहले कमी यह थी कि यह सिद्धांत उपसहसंयोजक आबंधों के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सिद्धांत मैंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में परमाणुीय कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है, जबकि उपसहसंयोजकों में यौगिकों में एकाकी युग्म का एक परमाणु की तरफ से दूसरे परमाणु की तरफ आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है। तो यहाँ पर अतिव्यापन जैसी कोई संकल्पना नहीं होती है, तो यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन अणु जो होती है प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस सिद्धांत के द्वारा बताई गई है, क्योंकि ऑक्सीजन अणु के अंदर ऑक्सीजन परमाणुओं में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यदि वास्तव में देखा जाए तो ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाता है, और कोई परमाणु अणु तभी अनुचुंबकीय हो सकता है जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन परमाणु के अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु जो है प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो अनुचुंबकीय होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन अणु का निर्माण नहीं समझाया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत द्वारा विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणुओं की संरचना को नहीं समझाया जा सकता। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक का जो निर्माण है वो इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर विषम इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। यौगिकों के असामान्य आबंध कोण तथा आबंध लंबाइयों की व्याख्या भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है।
इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना He2+ अणुओं के निर्माण की व्याख्या भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाई जा सकती है। और सहसंयोजक आबंध के अंदर प्रतिशत आयनी गुण कितना होता है, कैसे निकाला जा सकता है, वो भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।